प्रेम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। आज का जो सेशन है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स और नीट दोनों के नजरिए से एकदम गेम चेंजर होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डीप डाइव करने जा रहे हैं। राइट। और आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में एकदम फिक्स करेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन यह समझना है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं और फिर भी वो उनसे थोड़े अलग क्यों होते हैं। मतलब वो कौन सी मशीनरी है जो ये सब कंट्रोल कर रही है। हाँ, वो जेनेटिक्स वाली मशीनरी। तो स्टूडेंट्स अपना पूरा ध्यान यहाँ रखिए। मैं आपके नोट्स की पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ लिखा है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? या आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? इस आसान सी दिखने वाली लाइन का मतलब बहुत गहरा है। बेसिकली ये वंशागति को समझा रही है। वंशागति मतलब वो ट्रांसफर सिस्टम है ना? बिल्कुल। वंशागति ही आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का आधार है। जो ब्लूप्रिंट हाथी को हाथी बनाता है वही उसके बच्चे में जाता है। अच्छा, लेकिन अगर ब्लूप्रिंट सेम है तो हर बच्चा एकदम कार्बन कॉपी क्यों नहीं होता? कुछ ना कुछ नयापन तो होता ही है। हाँ, और यही तो ट्विस्ट है। और स्टूडेंट्स, आपको शायद पता ना हो, लेकिन इस नएपन वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इंसानों ने आज से हजारों साल पहले ही कर लिया था। राइट। करीब 8000 से 10,000 ईसा पूर्व के इंसानों को भी पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ विविधता छिपी होती है। मतलब उन्हें जेनेटिक्स का बेसिक आइडिया था। बिल्कुल था। इसका एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारे पंजाब की साहीवाल गायें। हाँ, ये बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। पुरानी जंगली गायें बहुत आक्रामक होती थीं। तो उन पुराने इंसानों ने क्या किया? उन्होंने जंगली गायों में से सिर्फ शांत और ज्यादा दूध देने वाली गायों को चुना और फिर उनका आपस में मिलान करवाया और पीढ़ियों तक ऐसा करके साहीवाल नस्ल बना दी। राइट। तो स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम डिकोड करें तो जो इंसानों ने किया उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। कृत्रिम चयन मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और जो लक्षण आगे गए वो वंशागति है, यानी इनहेरिटेंस। हाँ। और जो बदलाव आया वो विविधता है, मतलब वेरिएशन। एकदम सही। तो ये तो बेस बन गया, लेकिन इस पूरे जेनेटिक्स का जो गणित है वो किसी और ने दुनिया को बताया। मैं नोट्स की अगली लाइन पढ़ता हूँ। हाँ, ग्रेगर मेंडल वाली लाइन। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवांशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रीगोर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्षों 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। मेंडल की एंट्री ये बायोलॉजी के इतिहास का बहुत बड़ा मोमेंट था। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी की समस्याओं को सुलझाने के लिए गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल किया। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स? बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ पौधे नहीं उगाए, उन्होंने बाकायदा डेटा कैलकुलेट किया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो, ये जो साल है ना 1856 से 1863, ये सीधे नीट में पूछा जा सकता है। 7 साल का प्रयोग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने अपने प्रयोग के लिए 14 तद्रुप प्रजनन सम मटर की किस्में चुनी थीं। ये तद्रुप प्रजनन सम, ये थोड़ा भारी शब्द है ना? इसे इंग्लिश में ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। आसान शब्दों में एक ऐसा पौधा जो कई पीढ़ियों से स्वपरागण कर रहा हो और सिर्फ एक ही लक्षण दिखा रहा हो। अच्छा, जैसे अगर गोल बीज वाला पौधा है तो वो हमेशा गोल बीज ही देगा। राइट। मेंडल ने मटर के ऐसे 7 विपरीत लक्षण लिए थे, जैसे लंबे और बौने पौधे या गोल और झुर्रीदार बीज। एकदम सही। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या किया। एक जीन की वंशागति समझते हैं। ओके, मैं लाइन पढ़ता हूँ। मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, कोई पौधा बौना नहीं था। इसे इमेजिन कीजिए आप लोग, एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा। जब दोनों को क्रॉस कराया तो मिक्सिंग नहीं हुई। हाँ, सारे पौधे लंबे निकले, कोई मीडियम हाइट का नहीं था। बिल्कुल। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के उन लंबे पौधों को आपस में ही क्रॉस कराया। मतलब सेल्फिंग कराई। हाँ, तो F2 जनरेशन में बौनापन वापस आ गया। वाओ,
और वो भी 3:1 के रेशियो में, मतलब 3 लंबे और 1 बौना। तो बोनापन कहीं गया नहीं था, बस छिप गया था। राइट। और मेंडल ने कहा कि कोई चीज है जो बिना बदले माता पिता से बच्चों में जा रही है। उन्होंने उसे कारक कहा। कारक मतलब फैक्टर्स, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं। हाँ, जीन्स। और जीन के साथ एक और टर्म है नोट्स में, युग्म विकल्पी। लाइन कहती है विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। युग्म विकल्पी मतलब एलील। इसे ऐसे समझो स्टूडेंट्स, जीन एक ऐप है और एलील उसके अलग अलग वर्जन है। अच्छा। जैसे तने की ऊंचाई का जीन है, उसका एक एलील पौधे को लंबा बनाता है, जिसे हम कैपिटल टी लिखते हैं। और दूसरा एलील बौना बनाता है, जिसे स्मॉल टी लिखते हैं। बिल्कुल। अब अगर किसी पौधे में दोनों एलील एक जैसे हैं, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस। राइट। लेकिन अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो वो विषम युग्मजी होगा। मतलब हेट्रोजाइगस। और स्टूडेंट्स, यहीं पर जीनोटाइप और फिनोटाइप का अंतर आता है। बाहर से पौधा लंबा दिख रहा है, वो फिनोटाइप है, पर अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन है, वो जीनोटाइप है। एकदम परफेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन कॉम्बिनेशंस को हम कैलकुलेट कैसे करें। हाँ, इसका भी एक फॉर्मूला है, मैं नोट से पढ़ता हूँ। पनिट्स वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन समझाया जा सकता है। इसे ब्रितानी आनुवंशिकीविद रेजिनाल्ड सी पनट ने विकसित किया था। पनेट वर्ग मतलब पनेट स्क्वायर। ये बेसिकली एक चेकरबोर्ड जैसा डायग्राम है। मतलब इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि बच्चों में कौन से जीनोटाइप आ सकते हैं। हाँ, हम पेरेंट्स के युग्मकों को ऊपर और साइड में लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी पनेट स्क्वायर से हम परीक्षार्थ संकरण भी समझ सकते हैं। परीक्षार्थ संकरण मतलब टेस्ट क्रॉस। ये बोर्ड एग्जाम्स का बहुत फेवरेट सवाल है। तो टेस्ट क्रॉस में करते क्या है? देखो, अगर आपके पास एक लंबा पौधा है, तो आपको बाहर से देखकर नहीं पता चलेगा कि वो अंदर से कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। राइट। जीनोटाइप अज्ञात है। तो उस अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए हम उस पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से कराते हैं, मतलब अप्रभावी जनक से। अच्छा, तो अगर बच्चे सारे लंबे निकले, मतलब हमारा पौधा एकदम शुद्ध लंबा था। बिल्कुल। और अगर आधे लंबे और आधे बौने निकले, तो मतलब वो विषम युग्मजी था। वाओ, ये तो बहुत लॉजिकल है। तो क्या इन प्रयोगों से मेंडल ने कोई नियम भी बनाए? हाँ, 2 बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिए। पहला है प्रभाविता का नियम। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस। राइट। इसका मतलब है कि एक एलील हमेशा प्रभावी होता है, यानी डोमिनेंट, और दूसरा अप्रभावी होता है, यानी रिसेसिव। प्रभावी एलील दूसरे को पूरी तरह दबा देता है, जैसे कैपिटल टी ने स्मॉल टी को दबा दिया था। हाँ। और दूसरा नियम है विसंयोजन का नियम, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब युग्मक बनते हैं ना, तो दोनों एलील अलग हो जाते हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती। तो क्या हमेशा एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह दबा देता है? क्या बायोलॉजी में कोई एक्सेप्शन नहीं है? अरे बिल्कुल है। प्रकृति हमेशा नियमों से बंध कर नहीं रहती। चलिए, नोट्स में से वो अपवाद देखते हैं। पहली लाइन है अपूर्ण प्रभाविता। श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। श्वान पुष्प मतलब स्नैपड्रैगन। हाँ, अब इसे ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अगर हम एक शुद्ध लाल फूल और शुद्ध सफेद फूल का क्रॉस कराएं, तो मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए? सारे फूल लाल होने चाहिए। लेकिन यहाँ F1 पीढ़ी में सारे फूल गुलाबी हो जाते हैं। वेट, गुलाबी? लाल और सफेद मिक्स हो गए क्या? इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ लाल रंग का एलील पूरी तरह से सफेद को दबा नहीं पाता। ओह वाओ। तो बीच का रंग यानी गुलाबी सामने आ जाता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ नीट के लिए एक बड़ा अलर्ट है। जब इन गुलाबी फूलों का क्रॉस कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में एक लाल, 2 गुलाबी और एक सफेद फूल मिलता है। बिल्कुल। मतलब यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का अनुपात एकदम सेम होता है, 1:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट। और एक दूसरा अपवाद भी है जो हमारे खुद के शरीर में होता है। मैं पढ़ता हूँ, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानवों में ABO रुधिर वर्ग है। सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस।
अपूर्ण प्रभाविता में तो बीज का रंग गुलाबी बन गया था, लेकिन यहाँ कोई समझौता नहीं होता। मतलब दोनों लक्षण पूरी ताकत से सामने आते हैं। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप। हाँ, हमारे ब्लड ग्रुप को आई जीन कंट्रोल करता है और इसके 3 एलील होते हैं, IA, IB और I स्मॉल। एक जीन और 3 एलील, ये तो बहु एलील का उदाहरण हो गया। मल्टीपल एलील्स, बिल्कुल सही। अब देखो, IA एलील A शुगर बनाता है और IB B शुगर बनाता है। तो अगर किसी को माता से IA मिले और पिता से IB मिले तो क्या होगा? तो दोनों ही एलील खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करेंगे, कोई किसी को दबाएगा नहीं। और ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB। राइट, इसे ही सहप्रभाविता कहते हैं। बहुत ही शानदार। लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ एक लक्षण की बात की, पौधे की ऊंचाई या ब्लड ग्रुप, पर हम तो हजारों लक्षणों से बने हैं ना। हाँ, और इसी को समझने के लिए मेंडल ने 2 जीनों की वंशागति पर प्रयोग किया। नोट्स की लाइन है, मेंडल ने 2 लक्षणों में भिन्न मटर के पौधों पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया। यहाँ मेंडल ने पीले और गोल बीज दोनों लक्षण एक साथ लिए और उनका क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज से कराया। इसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ? F1 में सारे बीज पीले और गोल निकले क्योंकि वो प्रभावित है। हाँ, ये तो लॉजिकल है, लेकिन असली जादू F2 पीढ़ी में आता है। स्टूडेंट्स, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप एक लाल कार और काले टायर्स वाले मॉडल को नीली कार और सफेद टायर्स वाले मॉडल से क्रॉस कराएं और नई पीढ़ी में आपको लाल कार के साथ सफेद टायर्स मिल जाएं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मटर के पौधों में भी यही हुआ। F2 पीढ़ी में पीले गोल और हरे झुर्रीदार तो मिले ही, पर नए कॉम्बिनेशंस भी बन गए, जैसे पीले झुर्रीदार और हरे गोल। हाँ, और इनका अनुपात आया 9:3, 3:1। 9-3-3-1। और इसी से मेंडल का तीसरा नियम निकला, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब 2 जोड़े लक्षण एक साथ आते हैं तो एक जोड़े का अलग होना दूसरे जोड़े से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। मतलब बीज का रंग इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बीज का आकार क्या है। एकदम सही, दोनों पर 50% प्रायिकता का नियम अलग अलग काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे मेंडल ने मटर के पौधों से वंशागति के बुनियादी नियम खोजे, बिल्कुल, अपवाद भी देखें। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक विचारणीय सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हमने पढ़ा कि 2 अलग-अलग लक्षण हमेशा स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, है ना? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर वे दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर बिल्कुल पास-पास चिपके हों, तो क्या तब भी वो 9-3-3-1 का अनुपात देंगे? वेट, अगर वो पास-पास चिपके हैं, या वो एक साथ ही अगली पीढ़ी में चले जाएंगे? स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को लिंकेज कहते हैं, जिसके बारे में आप अपनी किताबों में आगे पढ़ेंगे। अरे वाह, ये तो सस्पेंस हो गया। तो आज के प्रीमसर क्लासेस के सेशन में बस इतना ही। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए और विज्ञान के चमत्कारों पर सवाल उठाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जरा सोचिए, मतलब कोई इंसान जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को पूरी तरह से सुलझा ले, उसे दुनिया के सामने पेश भी करे और फिर पूरी दुनिया उसे 35 सालों तक इग्नोर कर दे। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जेनेटिक्स के पितामह कहे जाने वाले ग्रेगर मेंडल के साथ असल में ठीक ऐसा ही हुआ था। ये विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। सही कहा आपने। 1865 में उन्होंने वंशागति के नियम दिए, लेकिन 1900 तक किसी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत यानी जेनेटिक्स। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि माता पिता के गुण बच्चों में कैसे आते हैं, बल्कि हम कोशिका के अंदर चल रहे उस असली नाटक को समझेंगे जहां क्रोमोसोम और जीन वास्तव में अपना काम कर रहे होते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जब इस नाजुक प्रक्रिया में कोई टाइपो या गड़बड़ी हो जाती है तो आनुवंशिक बीमारियां कैसे जन्म लेती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम मेंडल की बात करें तो 1865 में जब उन्होंने अपना काम पब्लिश किया, उस समय के जीव वैज्ञानिकों को लगता था कि माता पिता के गुण बच्चों में एक तरल पदार्थ की तरह बस घुल मिल जाते हैं। एक ब्लेंडिंग थ्योरी जैसी कुछ। हाँ, लेकिन मेंडल ने कहा कि नहीं, कुछ ठोस कारक या फैक्टर्स होते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते। अब दिक्कत यह थी कि मेंडल के पास इन कारकों का कोई भौतिक प्रमाण नहीं था।
मतलब वो ये नहीं दिखा पाए कि ये कारक आखिर बने किस चीज के हैं या फिर कोशिका में रहते कहाँ हैं। हाँ, एकदम सही। वो सिर्फ गणित और आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे थे जिसे उस दौर के बायोलॉजिस्ट पचा नहीं पाए। तो एक तरह से मेंडल एक ऐसे सॉफ्टवेयर कोड की बात कर रहे थे जो सब कुछ चला रहा है, लेकिन उस समय किसी के पास वो हार्डवेयर देखने की मशीन ही नहीं थी। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक तुलना है। बदलाव तब आया जब 20वीं सदी की शुरुआत में माइक्रोस्कोप तकनीक में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आया। अच्छा, तो 1900 के आसपास। हाँ, 1902 तक आते आते वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने कोशिका विभाजन के दौरान एक बहुत ही खास प्रक्रिया को देखा जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। तो उन्हें माइक्रोस्कोप में क्या दिखा? उन्होंने देखा कि कोशिका के अंदर धागे जैसी कुछ आकृतियां हैं जो बिल्कुल वैसे ही जोड़ों में अलग हो रही हैं जैसा मेंडल ने अपने उन अनदेखे कारकों के बारे में भविष्यवाणी की थी। अरे वाह, और इन्हीं धागे जैसी आकृतियों को आज हम क्रोमोसोम कहते हैं ना? बिल्कुल। सटन और बोवेरी ने तुरंत गणित के उन नियमों को जो मेंडल ने दिए थे इस भौतिक व्यवहार के साथ जोड़ दिया और यहीं से वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत खड़ा हुआ। यानी अगर हम अपनी पुरानी एनालॉजी पर वापस जाएं तो मेंडल के जो कारक या जीन थे वो यात्री थे, और सटन बोवेरी ने आखिरकार उस गाड़ी को खोज लिया, मतलब क्रोमोसोम को, जिस पर बैठकर ये यात्री एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। लेकिन देखिए, एक सिद्धांत दे देना एक बात है और उसे लैब में साबित करके दुनिया को मनवाना एकदम अलग बात है। और मुझे लगता है यहीं पर थॉमस हंट मॉर्गन की एंट्री होती है। हाँ, मॉर्गन ने सटन और बोवेरी के सिद्धांत को साबित करने का काम अपने हाथों में लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिस जीव को चुना ना वो बहुत दिलचस्प था। मैंने पढ़ा इसके बारे में, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, यानी हमारी आम फल मक्खी। अब कोई भी सोचेगा कि जेनेटिक्स जैसे इतने मुश्किल विषय को समझने के लिए सड़े हुए केलों पर उड़ने वाली मक्खियों को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक साइंटिस्ट का बहुत ही प्रैक्टिकल दिमाग था। देखिए, जेनेटिक्स पढ़ने के लिए आपको एक ऐसा जीव चाहिए जो जल्दी बड़ा हो और खूब सारे बच्चे पैदा करे। हाँ, ताकि जल्दी जल्दी पीढ़ियां देखी जा सकें। बिल्कुल, और ड्रोसोफिला का जीवन चक्र सिर्फ 2 हफ्ते का होता है। एक साइंटिस्ट अपने जीवन काल में इनकी सैकड़ों पीढ़ियां देख सकता है। और शायद इन्हें पालना भी आसान होता होगा। बहुत आसान, बस कांच की बोतलों में थोड़ा सा खाना डाल दो। और सबसे बड़ी बात, माइक्रोस्कोप के नीचे नर और मादा को पहचानना बहुत सरल था। मादा मक्खी नर से थोड़ी बड़ी होती है। तो इसी छोटी सी मक्खी ने मेंडल का एक बहुत बड़ा नियम तोड़ दिया था, है ना? हाँ, मेंडल का मानना था कि अलग अलग लक्षण हमेशा एक दूसरे से आजाद होकर, मतलब इंडिपेंडेंटली, अगली पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन मॉर्गन को अपनी मक्खियों में कुछ और ही दिखा। उन्होंने देखा कि कुछ लक्षण हमेशा एक साथ ही अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, वो अलग होते ही नहीं हैं। और इसी तंत्र को मॉर्गन ने सहलग्नता या लिंकेज का नाम दिया। इसे समझने के लिए हमें फिर से क्रोमोसोम पर आना होगा। मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम एक लंबी मोतियों की माला है और हर मोती एक जीन है। बिल्कुल। जब कोशिका बढ़ती है तो कभी-कभी ये मालाएं टूट जाती हैं और एक दूसरे के टुकड़ों से जुड़ जाती हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर या पुनर्योजन कहते हैं। तो यहाँ भौतिक दूरी वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। मतलब अगर माला में 2 मोती बिल्कुल अगल-बगल है और माला कहीं से टूटती है तो बहुत कम चांस है कि वो दोनों मोती अलग होंगे। एकदम सही। वो एक ही टुकड़े पर साथ बने रहेंगे। लेकिन अगर एक मोती माला के एक सिरे पर है और दूसरा दूसरे सिरे पर, तो उनके बीच से माला टूटने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। बस यही वजह है कि क्रोमोसोम पर जो जीन एक दूसरे के एकदम पास होते हैं वे लिंक्ड होते हैं और हमेशा साथ सफर करते हैं। मॉर्गन के इसी आइडिया को उनके एक स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। स्टर्टिवेंट ने वो जेनेटिक मैप बनाया था ना? हाँ, उसने सोचा कि अगर क्रॉसिंग ओवर की दर इस बात पर टिकी है कि 2 जीन के बीच दूरी कितनी है, तो क्यों ना इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके क्रोमोसोम का एक नक्शा ही बना रहे हैं। ये तो सच में बहुत ही क्रांतिकारी बात थी। मतलब जीन कितनी बार अलग हो रहे हैं, सिर्फ ये प्रतिशत देखकर उसने बता दिया कि कौन सा जीन क्रोमोसोम पर कहाँ बैठा है। और ऐसे बना दुनिया का पहला जेनेटिक मैप। आज हम जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग देखते हैं उसकी नींव उसी एक कागज के पन्ने पर रखी गई थी। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जेनेटिक्स बहुत व्यवस्थित है। एक जीन है और वो एक लक्षण कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। इंसान सिर्फ लंबे या बौने नहीं होते जैसे मेंडल के मटर के पौधे थे। हाँ, इंसानों की ऊंचाई का तो एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। त्वचा का रंग भी सिर्फ एकदम काला या एकदम सफेद नहीं होता।
ऐसा लगता है कि प्रकृति यहाँ मेंडल वाले ऑन ऑफ स्विच से काम नहीं चला रही है। बिल्कुल नहीं। प्रकृति हमेशा सिर्फ एक स्विच नहीं दबाती। जब कोई एक लक्षण कई जीनों द्वारा मिलकर कंट्रोल होता है तो उसे बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे त्वचा के रंग वाला उदाहरण जो हमारे स्त्रोतों में दिया है। हाँ, मानव त्वचा का रंग किसी एक जीन का काम नहीं है। इसके पीछे 3 अलग-अलग जीन काम करते हैं, जिन्हें हम समझने के लिए A, B और C मान सकते हैं। मुझे ये एक वॉल्यूम डायल की तरह लगा। अगर किसी के पास इन तीनों जीनों के प्रभावी एलील्स हैं, मतलब सारे कैपिटल A, B, C हैं, तो रंग का डायल एकदम फुल पर है। शरीर में बहुत सारा मेलेनिन बनेगा और रंग बहुत गहरा होगा। और अगर सारे अप्रभावी या छोटे A, B, C हैं, तो वॉल्यूम बिल्कुल 0 पर है, जिससे रंग सबसे हल्का होगा। और इनके बीच जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो त्वचा के अलग अलग शेड्स तैयार करते हैं। तो ये तो हो गया कि कई जीन मिलकर एक काम कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रकृति इसका उल्टा भी करती है? बहुत बार, कई बार एक टीम बनाने के बजाय वो एक ही जीन को बहुत सारे काम सौंप देती है। इसे विज्ञान में बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी कहते हैं। मतलब एक अकेला जीन और कई सारे अलग अलग काम। हाँ, और इसका एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU नाम की बीमारी। इस बीमारी में शरीर के अंदर असल में होता क्या है? देखिए, हमारे शरीर में एक खास एंजाइम होता है जो अमीनो एसिड को तोड़ता है। इस एंजाइम को बनाने का निर्देश सिर्फ एक जीन के पास होता है। अब अगर इस अकेले जीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो एंजाइम बनना बंद हो जाता है। और क्योंकि वो एंजाइम नहीं बन रहा तो शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं, है ना? हाँ, और इसका सीधा असर मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे मानसिक मंदता आ जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। और क्या असर होता है? वही सेम बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे बालों और त्वचा के रंग द्रव्य यानी पिगमेंट से भी जुड़ा होता है। तो उस एक जीन के खराब होने से बालों और त्वचा का रंग भी हल्का पड़ जाता है। ओह, तो जीन सिर्फ एक खराब हुआ, लेकिन असर दिमागी विकास पर भी पड़ा और बालों के रंग पर भी। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर की पूरी केमिस्ट्री कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तय कर रहे हैं, रंग तय कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज कि कोई नर होगा या मादा, ये क्रोमोसोम कैसे तय करते हैं? ये लिंग निर्धारण वाला मामला लंबे समय तक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य था। फिर 1891 में हेंकिंग नाम के एक वैज्ञानिक कुछ कीड़ों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। तो उन्हें क्या दिखा? उन्होंने देखा कि आधे शुक्राणुओं के अंदर एक खास तरह की संरचना जा रही है और बाकी आधों में नहीं जा रही। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या है, तो उन्होंने उसे एक्स काया या एक्स बॉडी नाम दे दिया। और बाद में यही रहस्यमय एक्स काय एक्स क्रोमोसोम निकला। सही? एकदम सही। और यही वो XY सिस्टम है जो इंसानों में और मॉर्गन की उन फल मक्खियों में भी काम करता है। हम जानते हैं कि मादाओं में यानी फीमेल्स में क्रोमोसोम का एक परफेक्ट जोड़ा होता है XX, लेकिन नर के पास एक जोड़ा बेमेल होता है, एक X और एक Y। इसीलिए जब नर के शुक्राणु बनते हैं तो आधे शुक्राणु X लेकर जाते हैं और बाकी आधे Y। जबकि मादा के अंडे में तो हमेशा X ही होता है। हाँ, इसलिए जब निषेचन होता है तो बच्चा नर होगा या मादा, ये पूरी तरह से उस शुक्राणु पर निर्भर करता है जो नर की तरफ से आ रहा है। X मिला तो लड़की और Y मिला तो लड़का। ये चीज तो उन पुरानी सामाजिक रूढ़ियों को भी तोड़ती है जहां हमेशा बच्चों के लिंग के लिए महिलाओं को जिम्मेदार माना जाता था। विज्ञान साफ बता रहा है कि जेनेटिकली ये नर के क्रोमोसोम ही तय करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पक्षियों की बात करें ना, तो ये पूरी कहानी उल्टी हो जाती है। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था पक्षियों में ZW सिस्टम होता है ना? हाँ, और यहाँ नर के क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं ZZ, और मादा पक्षी के क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं Z और W। मतलब मादाएं विषम युग्म की होती हैं। अरे बाप रे, ये तो इंसानों से एकदम उल्टा हुआ। मतलब पक्षियों में ये मादा का अंडा तय करता है कि अंडे से निकलने वाला चूजा नर होगा या मादा, न कि नर का शुक्राणु। प्रकृति के पास काम करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सिस्टम मधुमक्खियों का है। हाँ, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे मैं कोई साइंस फिक्शन नॉवल पढ़ रही हूँ। ये हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम आखिर है क्या? मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि उनके पास कौन सा X या Y क्रोमोसोम है, बल्कि इस बात से होता है कि उनके पास क्रोमोसोम के कितने सेट हैं। मतलब संख्या तय करती है। हाँ, छत्ते में जो रानी मधुमक्खी है और बाकी श्रमिक मक्खियां हैं, वो सब मादा होती हैं। उनके पास क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, कुल 32 क्रोमोसोम।
उनका जन्म एक नॉर्मल तरीके से निषेचित अंडे से होता है। लेकिन जो नर मधुमक्खी होती है, जिसे ड्रोन कहते हैं, उसका जन्म तो बिल्कुल अलग तरीके से होता है ना? बिल्कुल। नर का जन्म रानी के एक अनिषेचित अंडे से होता है। इसे अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि अंडे का किसी शुक्राणु से मिलन हुआ ही नहीं, इसलिए नर के पास क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है, यानी केवल 16 क्रोमोसोम। और यहीं से मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी। अगर हम इस लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो नर मधुमक्खी सीधे एक अंडे से पैदा हुआ है, बिना किसी शुक्राणु के। मतलब नर मधुमक्खी का कोई पिता नहीं होता। हाँ, कोई पिता नहीं होता। और क्योंकि नर मधुमक्खी अपने शुक्राणु केवल मादा पैदा करने के लिए रानी को देता है, तो इसका मतलब उसके कभी कोई बेटे भी नहीं हो सकते। लेकिन उसकी वंशावली वहां खत्म तो नहीं होती। नहीं, क्योंकि नर मधुमक्खी की माँ यानी जो रानी थी, उसका तो एक पिता था ना। हाँ, तो इसलिए इस नर मधुमक्खी का एक दादा या नाना जरूर होता है, और आगे चलकर इसकी बेटियां नर पैदा कर सकती हैं, तो इसके पोते भी हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसका कोई पिता नहीं है और कोई बेटा नहीं हो सकता, लेकिन उसके दादा और पोते हो सकते हैं। यह सच में दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। लेकिन ये सब कुछ, चाहे वो इंसानों का XY सिस्टम हो या मधुमक्खियों का ये अजीब सिस्टम, सब कुछ डीएनए की एक्यूरेसी पर ही टिका है। हाँ, और कोशिका विभाजन के समय जब डीएनए की कॉपी बनती है, तो वो हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होती। कभी-कभी उसमें एक ग्लिच आ जाता है। और उसी ग्लिच को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं, है ना? बिल्कुल। डीएनए एक बहुत लंबी निर्देश पुस्तिका की तरह है। म्यूटेशन का मतलब है उस पुस्तिका में छपाई की कोई गलती या टाइपो हो जाना। जैसे अगर सिर्फ एक अक्षर बदल जाए तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। हाँ, और कई बार कोई नया अक्षर बीच में घुस जाता है या कोई पुराना अक्षर गायब हो जाता है। इससे आगे के पूरे वाक्य को पढ़ने का क्रम ही बिगड़ जाता है। इसे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। और इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से मेंडेलियन विकार जन्म लेते हैं, जो किसी एक जीन के खराब होने से होते हैं। इन बीमारियों को पकड़ने के लिए वैज्ञानिक वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, वो पूरे परिवार का एक पेड़ या ट्री बनाते हैं, ये देखने के लिए कि वो खराब जीन किन पीढ़ियों से गुजरता हुआ आ रहा है, जैसे हीमोफीलिया की बीमारी, जिसे शाही बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो महारानी विक्टोरिया के परिवार में थी। बिल्कुल, ये एक एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। इसमें म्यूटेशन की वजह से खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन बन ही नहीं पाता। अगर रोगी को एक छोटी सी खरोच भी लग जाए तो खून बहना रुकता ही नहीं है। हमारे स्रोत में एक और बहुत खतरनाक बीमारी का जिक्र है, दात्रक कोशिका अरक्तता, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये कैसे काम करता है? सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का सबसे क्लासिक उदाहरण है। ये दिखाता है कि डीएनए का सिर्फ एक अक्षर बदलने से कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है। तो उसमें गड़बड़ी कहाँ आती है? इसकी बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर एक खास एमिनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। डीएनए के कोड में इसे GAG लिखा जाता है। लेकिन म्यूटेशन की वजह से वो A हटकर U आ जाता है और कोड GUG बन जाता है। बिल्कुल, और इस नए GUG कोड की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वहां वैलिन नाम का एक नया अमीनो एसिड आ जाता है। वैलिन पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो जब शरीर में ऑक्सीजन कम होती है, तो क्या ये वैलिन अणु पानी से छिपने के लिए एक दूसरे से चिपकने लगते हैं? हाँ, वो डर कर एक गिच्छा बना लेते हैं और इससे हीमोग्लोबिन की वो पूरी चेन सख्त हो जाती है। जो लाल रक्त कोशिका पहले गोल डोनट जैसी थी, वो खिंचकर एक हंसिए या सिकल के आकार की हो जाती है। और फिर यही नुकीली कोशिकाएं नसों में फंसने लगती हैं, खून का बहाव रुक जाता है। मतलब सिर्फ एक अक्षर बदला और उसने पूरी कोशिका का आकार ही बदल कर रख दिया। सच में। लेकिन हीमोग्लोबिन से जुड़ी एक और बीमारी है, थैलेसीमिया। बहुत बार लोग सिकल सेल और थैलेसीमिया को सेम समझ लेते हैं। तो क्या ये अलग-अलग है? बिल्कुल अलग हैं। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बन तो पूरी मात्रा में रहा है, लेकिन वो खराब क्वालिटी का है। ये एक गुणात्मक या क्वालिटेटिव समस्या है। और थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में शरीर हीमोग्लोबिन का निर्माण ही बहुत कम कर देता है। यानी ये एक परिमाणात्मक या मात्रा से जुड़ी क्वांटिटेटिव समस्या है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिकल सेल का मतलब है कि कार की फैक्ट्री कारें तो पूरी बना रही है, लेकिन सबके पहिए टेढ़े लगा रही है। हाँ, और थैलेसीमिया का मतलब है कि डिजाइन तो सही है, लेकिन फैक्ट्री में कारों का प्रोडक्शन ही गिर गया है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब तक हमने जो देखा वो स्पेलिंग मिस्टेक जैसी बीमारियां थीं।
लेकिन अगर स्पेलिंग सही हो लेकिन क्रोमोसोम की पूरी किताब से कोई पन्ना ही गायब हो जाए या फालतू जुड़ जाए तो क्या होगा? उसे हम क्रोमोसोमीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये तब होता है जब कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम के जोड़े ठीक से अलग नहीं हो पाते। इसे असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसका सबसे कॉमन उदाहरण शायद डाउन सिंड्रोम है ना? हाँ, जैसे 1866 में लैंगडन डाउन ने खोजा था। इसमें 21वें क्रोमोसोम की 2 की बजाय 3 प्रतियां आ जाती हैं, ट्राइसोमी 21। मतलब एक फालतू क्रोमोसोम आ गया। और वो एक फालतू क्रोमोसोम अपने साथ हजारों फालतू जीन ले आता है। ये ऐसा है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और 2 की जगह 3 मैनेजर एक साथ निर्देश चिल्लाने लगें। इस वजह से व्यक्ति का कद छोटा रह जाता है, सिर गोल होता है और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। और ये लिंक क्रोमोसोम के साथ भी तो हो सकता है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाँ, इसमें पुरुष के पास 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्योंकि एक फालतू एक्स आ जाता है, XXY स्थिति। वो शारीरिक रूप से पुरुष ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ स्त्रीत्व के लक्षण भी आ जाते हैं और वे आमतौर पर बांझ होते हैं। और इसका उल्टा होता है टर्नर सिंड्रोम में, जहां महिला में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, सिर्फ 45 रह जाते हैं, XO। वो महिलाएं भी बांझ होती हैं। मतलब 46 क्रोमोसोम का जो ये संतुलन है वो बहुत ही नाजुक डोर पर चल रहा है। बिल्कुल, विकास के लाखों सालों में ये 46 का नंबर बहुत सोच समझकर सेट हुआ है। एक भी क्रोमोसोम का इधर-उधर होना पूरे सिस्टम को हिला देता है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटे, हमने मेंडल के उन अनदेखे कारकों से शुरू किया था, फिर सटन और बोवेरी ने उन्हें क्रोमोसोम में ढूंढा, मॉर्गन के मक्खियों ने क्रॉसिंग ओवर समझाया, और हमने त्वचा के रंग से बहुजीनी वंशागति समझी और मधुमक्खियों के उस अनोखे परिवार को भी देखा। और आखिर में हमने देखा कि डीएनए के कोड में एक छोटी सी गड़बड़ी कैसे सिकल सेल एनीमिया कर सकती है, या क्रोमोसोम का अलग न हो पाना कैसे डाउन सिंड्रोम ला सकता है। प्रकृति सच में जितनी खूबसूरत है उतनी ही नाजुक भी है। एकदम सच कहा आपने। तो आज हम जेनेटिक्स को पढ़ना और समझना सीख चुके हैं, लेकिन अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। इंसानियत ने आज तक जेनेटिक किताब को सिर्फ पढ़ना सीखा है, लेकिन आज क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीकें आ गई हैं। बहुत पावरफुल तकनीकें हैं ये। तो क्या हम उस भविष्य की कगार पर खड़े हैं जहां हम इन जेनेटिक बीमारियों को बच्चा पैदा होने से पहले ही मिटा देंगे? अगर हम जेनेटिक्स को पढ़ने वाले जीवों से उसे लिखने वाले जीव बन गए, तो हम उसमें क्या-क्या एडिट करना चाहेंगे? और क्या हम ऐसा करने के लिए नैतिक रूप से तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजी से निकलकर सीधे हमारी इंसानियत से टकराता है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही।